बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो हैं वो अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कल के लेक्चर के हवाले से कुछ चीज़ें थी वो थोड़ी सी डिस्कस अगर हो जाएं तो वो बेहतर हो जाएगा। कल आप लोगों को मैंने एक लिंक जो है वो सेंड किया था। उस लिंक में आप लोगों ने करना ये था कि आप लोगों ने क्विज़ के लिंक को ओपन करके इसके आंसर्स करने थे और आंसर्स करने के बाद आप लोगों ने अपने रिज़ल्ट्स को शेयर करना था। तो जिन स्टूडेंट्स ने रिज़ल्ट शेयर किए, मोस्टली बच्चों ने जो है वो रिज़ल्ट शेयर किए हैं और उन्होंने अपनी अटेंडेंस भी उन्हीं लोगों की काउंट की जाएगी जिन्होंने अपने रिज़ल्ट जो है वो शेयर किए। तो जिन्होंने प्रैक्टिस की उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को आउटकम या आउटपुट जो है वो वहाँ से रिसीव होना शुरू हो जाती है कि आया आपको लेक्चर पे कितनी ग्रिप हुई, आपने लेक्चर को किस तरह से पिक किया। तो बच्चों ये जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपका कंसेप्ट्स है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी क्लियरेंस है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप इसके अंदर आगे मूव नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इंसान थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करे और फोकस करे चीज़ों को, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें चीज़ों को, उस पर कंसंट्रेट करें तो आपको मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आपको बार बार ये जो आप लोग बोलते हैं कि मैडम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, फिर सुनाते हैं, फिर बताते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर उस चीज़ की ज़रूरत बचती नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपकी अंडरस्टैंडिंग है अगर तो आप वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा जो है वो इसके अंदर चलेंगे और इस तरह से जो है वो इसके अंदर आगे मूव ऑन करेंगे। उसके बाद जो है बच्चों अगली चीज़ ये है कि आज का जो लेक्चर है आपका वो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस लेक्चर। रीज़न क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 डे जो है वो आपका लेक्चर डे होगा एंड अदर डे विल बी योर डिस्कशन डे। तो डिस्कशन में आपने कल से जो भी क्वेश्चन करने हैं वो सिर्फ कमेंट सेक्शन में करने हैं। उसके अलावा आपको मैं अलग से कोई क्विज़ का लिंक नहीं दूंगी। हाँ, आपको साइट का हवाला जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोगों ने जस्ट वहाँ से ओपन करके जो है अपनी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आज जो है हम 2 मेन टॉपिक को फोकस करेंगे। तो चलें जी, आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। टुडे जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 6 है केमिस्ट्री का और चैप्टर नंबर 1 जो है दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हम 2 मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर आयनिक रेडियाई एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसके अंदर मैंने ज़्यादातर जो है वो पिक्चर्स का सहारा लिया है कि पिक्चर से फ़ायदा ये होता है कि आपके माइंड में जो है वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो जो चीज़ होती है वो आपके माइंड में सेट हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई आप चीज़ देख रहे हैं, कोई टीवी पर कोई आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं किसी भी चीज़ से रेलिवेंट, कोई नेचर से रिलेटेड वीडियो है या कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई वीडियो है, तो आपके माइंड में उस पिक्चर का इम्पैक्ट आपके माइंड में जो है वो सेव हो जाता है और जब भी आप उस चीज़ के बारे में सुनते हैं तो वो इमेजिनेशन में जो है वो आपके चलता है। इस तरह से जो है वो चीज़ों की क्लियरेंस और अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके लिए ईजी हो जाती है। तो पहले जो है वो मैं आपको ज़्यादातर चीज़ों में डायग्राम पर फोकस करवाऊँगी, उसके बाद जो है वो हम इन लाइनिंग्स की तरफ आएंगे। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और बात भी एक बच्ची की याद आ रही है। कल एक बच्ची ने जो है वो ये डिस्कस किया कि मैम आप जो पॉइंट्स शेयर करती हैं आया हम वो याद करें या अपनी टेक्स्ट बुक की वर्डिंग को याद करें। तो बच्चों ये जो चीज़ें लेक्चर जब डिलीवर किया जाता है तो उसका पर्पस ही ये होता है कि आपको पूरा फुल कंसेप्ट जो है वो डिलीवर किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मैंने बुक की रीडिंग तक रहना है तो मेरा ख्याल है फिर वहाँ पर आपको लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट टेक्स्ट बुक पर फोकस करें और उसको पढ़ लें। तो मेरे हिसाब से लेक्चर को डिलीवर करने का पर्पस ही ये होता है कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन जो है यानी फुल डिवोशन के साथ जो है वो आपको अगर दिया जाए और A to Z चीज़ें अगर क्लियर की जाएँ तो मेरा ख्याल है वो आगे आने वाली लाइफ में भी आपको फ़ायदा होगा कि अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से होगी एज़ कम्पेयर टू अदर वन। तो हम आयनिक रेडियस में देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अगर एक एटम है दैट इज़ द सोडियम एटम और ये क्या है, इसका बच्चों आयन है। तो याद रखिएगा कि जो एटम होता है, एटम ऑलवेज अ होल, हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और आयन्स हमेशा उन पर चार्ज होता है।
आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है कि आया या तो इन एटम में से कोई चीज़ अपनी इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ करती है या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही होती है। इस केस में जो है आपको ये बताया गया है कि ये सोडियम का एटम है, इसमें बचे टोटल 3 शेल हैं, के, एल एंड एम शेल। ठीक है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर इसके पीछे 2 ही शेल बच जाएंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से लूज़ हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये क्या बन गया बच्चों, एक पॉजिटिव आयन बन गया और पॉजिटिव आयन बनने की वजह से इस पर चार्ज क्या आ गया, +1। अच्छा, अब कुछ बच्चों को एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं होती कि यहाँ पर चार्ज प्लस ही क्यों आता है, नेगेटिव क्यों नहीं आ जाता। हम क्यों ये जो है वो फोकस करते हैं कि चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो स्टूडेंट्स इसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको पता ये चलेगा कि सोडियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 11, और टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11। तो जब कोई चीज़ या जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो एट दैट टाइम वो जस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, प्रोटॉन को लूज़ नहीं करेगा। क्यों प्रोटॉन को लूज़ नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटॉन की जो लोकेशन होती है वो इनसाइड दी न्यूक्लियस होती है, यानी वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं एंड प्रोटॉन ऑलवेज कैरी आ पॉजिटिव चार्ज। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो यहाँ देखिए आयन के केस में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जबकि एटम के केस में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11। तो प्रोटॉन्स जो है वो इन दोनों के अंदर सेम लेंगे। तो जब हम मैथमेटिक्स के अंदर देखते हैं कि जब कोई चीज़ ग्रेटर हो जाती है, जैसे यहाँ पर आप नोट करें कि +11 -11 को जब कैंसिल करेगा तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो बैलेंस कर देंगे बट 1 प्रोटॉन विल बी एक्स्ट्रा। तो इट मीन यहाँ पर किसकी पावर जो है वो डोमिनेट हो जाएगी, वो पावर किसकी होगी, प्रोटॉन्स की, और कितने प्रोटॉनों से होगी, +1 से होगी। तो दैट्स वाई इट ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी जब कोई न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करता है, इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन। तो ये क्या बन जाता है बच्चों, पॉजिटिव आयन बन जाता है। अब यहाँ पे वो ये लिखते हैं कि जो साइज़ है इस एटम का इज़ डिक्रीज इन दिस प्रोसेस, कि इस पूरे प्रोसेस में ये जो आयन की जब फॉर्मेशन होगी फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एटम से, तो इसका जो साइज़ होगा इट ऑलवेज डिक्रीज, और इसकी रीज़न जो हैं वो 2 हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके इसकी रीज़न को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले लिखते हैं कि फर्स्ट द रिमूवल ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम यूजुअली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। अब यहाँ देखें ये जो सबसे आखिरी शेल है ये वाला इसका, जिसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एटम के केस में जब इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो आयन के केस में अभी इसका थर्ड 1 शेल ही नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर एटम के केस में क्या होता है, देखिए जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो मोस्टली उसका आउटर मोस्ट शेल ही क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो एटम का डिस्टेंस हम कहाँ से काउंट करते हैं, फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस टू दी आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर टोटल शेल्स कितने बन रहे थे एटम के केस में बच्चों, 3 बन रहे थे, और यहाँ पर कितने होंगे, ओनली 2 होंगे। तो थर्ड 1 या आउटर मोस्ट शेल जो है वो इसका कहाँ गया, वो इसका रिमूव हो गया, और 2 शेल रहने की वजह से इस आयन का साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम। ये इसका पेरेंट एटम है और ये इसका पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन जो है इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो सेकंड रीज़न इसकी क्या है, सेकंड रीज़न जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। मैं अगेन एंड अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ कि आपका माइंड जो है वो इन टॉपिक्स के लिए फ्रेश होना चाहिए। अगर आपको आज का टॉपिक लेंथी लगे और आपको ये लगे कि जी हमें ज़्यादा बर्डनाइज हो गए हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम इतना नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो बेहतर ये है कि आप आज जो है वो फर्स्ट इतना लेक्चर लीजिएगा कि आपका आयनिक रेडियाई कवर हो जाए। कल जो है वो आप आयनाइजेशन एनर्जी को फोकस कर लीजिएगा, या आप लोग थोड़ी सी ब्रेक लेके फिर से इसका स्टार्ट कर लीजिएगा, तो ये भी आपके लिए सूटेबल है। उसके बाद जो है वो बच्चों एक चीज़ और कि कुछ स्टूडेंट्स की ये भी कंप्लेंट्स अभी थोड़ी देर बाद आना शुरू हो जाएंगी कि मैम आपका लेक्चर तो 30 मिनट्स का होना चाहिए, हमारी तो नेक्स्ट क्लास होगी एक्स्ट्रा, और पता नहीं जो भी आप लोग बोलेंगे।
तो आप लोग बेशक, चूँकि लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, आपको यूट्यूब पे ऑल टाइम अवेलेबल हैं, आपके पास 24 आवर की लिमिट है कि आप उसके अंदर अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करें, और उसके बाद जो है वो आपको अपने इससे रिलेटेड आपने नेक्स्ट क्लास है तो वो आप 30 मिनट के बाद अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो प्रोसीड कर लें, और जब आप बिल्कुल थक जाएं फ्रेश, उसके बाद जब आप सो के उठें और जब आप फ्रेश हो जाएं तो रिमेनिंग लेक्चर जो है वो आप उस टाइम पे जो है वो ले लें, या उससे नेक्स्ट डे ले लें, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो आपका लेक्चर नहीं हुआ करेगा। वीक में जस्ट 3 डेज़ लेक्चर होगा, और मैं कोशिश ये करूँगी कि लेक्चर आपका 1 आवर तक कर दूँ, ताकि आप लोगों को ये ना फील हो कि हमारा कोर्स कैसे कवर होगा। वैसे मेरा ख्याल है आप लोगों को उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो प्रॉपर सेशन जो है वो कॉलेज में स्टार्ट होता है फ्रॉम सितंबर से, या अगस्त के मिड से कुछ कॉलेज में स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को हम वकेशंस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वकेशंस का मतलब ये है कि आपको 2 मंथ्स जो है वो इसमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने अपनी स्पीड स्लो रखी हुई है, क्योंकि ये भी एक स्टूडेंट का ये क्वेरी आई थी कि मैम सिलेबस कैसे कवर होगा, तो उसको जो है वो ये इसका आंसर है। अच्छा खैर, यहाँ देखें, यहाँ पे हमने इसकी सेकंड रीज़न जो है वो डिस्कस करनी है। सेकंड में हमने क्या बोला कि अगर कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो इट काजेज एन इम्बैलेंस इन प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो। यहाँ देखिए बच्चों, जब उसका आयन बना तो आयन बनने से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो में क्या हो गई, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस से मुराद ये है कि कोई एक चीज़ जो है वो या तो बढ़ जाएगी और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बराबर नहीं रहेंगे इन केस, जैसा कि ये बराबर थे इन केस ऑफ देयर पेरेंट एटम, जब इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस आउट किया हुआ था। बट इन दिस केस व्हेन द सोडियम विल फॉर्म पॉजिटिव आयन, it will create a imbalance in its proton and electron ratio. The proton number will be greater than its electron number. As a result, proton will dominate, so the nucleus will attract the remaining electron toward itself। यानी क्या होगा कि जो 11 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉनों को इतना स्ट्रांगली अपने अंदर की जानिब टाइटली पुल करेंगे कि इस सोडियम का आयन का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यानी क्या बता रहे हैं आपको कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन काजेज एन इम्बैलेंस इन प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो। इस इम्बैलेंस की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज अब कहाँ पाया जाता है बच्चों, हमेशा न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज से मुराद हमेशा प्रोटॉन है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है या जिसका न्यूक्लियस है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनों को इतना स्ट्रांगली अपने अंदर की जानिब आर ड्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, कि इतना अंदर की जानिब पुल करेगा कि इसकी वजह से इस आयन का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि वाई द साइज ऑफ सोडियम आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो हमने इसके अंदर 2 रीजन डिस्कस की। फर्स्ट रीज़न क्या थी कि व्हेन one atom loses its electron it result in the loss of its outermost shell, कि इसका outermost shell जो है वो लूज हो जाता है। सेकंड रीज़न हमने क्या पढ़ी कि it create an imbalance in its proton and the electron ratio, as a result the nuclear attraction in the nucleus will attract the remaining electron are drawn closer to the nucleus। तो इन 2 फैक्टर्स की वजह से जो है वो क्या होगा, एटम का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जो है वो अलग से लिखा है कि वाई द साइज ऑफ पॉजिटिव आयन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई है सोडियम की, कि सोडियम का जो एटम होता है उसका साइज़ 157 पिकोमीटर है, जबकि सोडियम आयन का साइज़ क्या है, 95 पिकोमीटर है। तो आपकी बुक में यहाँ तक है, ये रीज़न नहीं है, ठीक है। तो रीज़न जो है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि आयन के केस में इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है वो कम रह जाती है, उनका न्यूक्लियर चार्ज जो है सेम रहता है। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आर देयरफॉर हेल्ड मोर टाइटली बाय द प्रोटॉन्स, कि न्यूक्लियस भी क्या करता है कि वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनों को बहुत टाइटली जो है वो अपने अंदर की जानिब जो है वो पुल करता है, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ होता है वो अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में स्मॉल हो जाता है। तो वैसे अगर पेपर में आता है तो आपकी बुक में जो फर्स्ट 2 रीजंस दी गई हैं आपने वही तैयार करनी है। आपको डायग्रामेटिकली सिर्फ ये दिखाना पर्पस है कि ये इसका एटम है और एटम का साइज़ 157 पिकोमीटर रहता है, इसका साइज़ जो है वो 95 पिकोमीटर हो जाता है। ये क्यों स्मॉल हो जाता है, दोनों रीजंस आपको अगेन एंड अगेन रिपीट किए हैं कि उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। आयन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर हो जाते हैं,
the greater the number of proton will attract the remaining electron more tightly toward itself. As a result, the size of its ion will be smaller as compared to its parent atom. Hopefully आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी. अब इसी तरह जिस तरह आप पॉजिटिव आयन को डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव आयन का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है पेरेंट एटम से, तो इन द सेम वे जो नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन का साइज़ अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में बिगर होता है. तो इसकी रीज़न जो है वो क्या है कि अच्छा, ये जो दोनों रीज़न्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका बोर्ड के क्वेश्चन में आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तो यहाँ अभी हम नेगेटिव आयन को देख लेते हैं कि नेगेटिव आयन जो है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में बड़ा क्यों होगा. तो आपके सामने अभी शायद पता नहीं ये पिक्चर आप लोगों को क्लियर होती है या नहीं होती, तो मैंने जस्ट एक पिक्चर ये ली है कि फ़र्ज़ किया कि ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है ब्लू कलर का, और इसके रेड कलर के जो हैं वो गोल दायरों में ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर ये कोई हैलोजन का मेंबर है, ठीक है, हैलोजन्स के अंदर आप जानते हैं कि उनके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे विल रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा है कि फ़र्ज़ किया कि ये एक ऐसा एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी मैंने ग्रीन एरो से शो की है कि फ़र्ज़ किया कि अगर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इस ग्रीन कलर को मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, कि ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर ऐड होगा. तो जैसे ही ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में ऐड होने की कोशिश करता है, तो आप जानते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, उनमें फोर्सेस ऑफ रिपल्शन का फिनोमिना होता है. एज ए रिज़ल्ट दिस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट आ रिपल्शन विद द इनर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कि जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है और ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, चूँकि ये भी नेगेटिव चार्ज रखता है, ये जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उन पर भी चार्ज नेगेटिव होते हैं. तो चूँकि चार्ज नेगेटिव हैं तो सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर. एज ए रिज़ल्ट the forces of repulsion will be increased, so the size of the atom will also increase. तो हमने क्या बोला कि जब भी एडिशन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन होता है किसके अंदर, किसी भी न्यूट्रल एटम में, तो इट विल इन्हांस द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन काजिंग द एक्सपेंशन ऑफ द शेल. कि चूँकि ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान में रिपल्शन होगी, सो द साइज ऑफ दिस आयन विल बी इंक्रीजेज एंड इट शोज अ बिगर साइज एटम. ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ जो है वो डिस्कस की गई है कि आपके पास जो है वो एक फ्लोरीन का अगर एटम हो, फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 9 होता है. एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और मोस्टली जो स्मॉल साइज़ के एटम होते हैं या जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 to 20 के दरमियान आता है, उन मोस्टली एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होंगे. तो चूँकि फ्लोरीन का जो एटम है उसका साइज़ कितना होगा, 72 पिकोमीटर, जबकि इसका जो फ्लोराइड आयन होगा इसका साइज़ कितना हो जाएगा, इंक्रीज़ होके 136 पिकोमीटर हो जाएगा. रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा ये पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनों के साथ रिपल्शन क्रिएट करेगा. एज ए रिज़ल्ट जो है वो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे हम ये भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई आयन जो है, नेगेटिव आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे बट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो कम रह जाएंगे. तो अब इस केस में चीज़ क्या डोमिनेट करेगी, वो डोमिनेट करेगी नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करने की वजह से इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, -1. सो यहाँ पे जो है वो एटम का साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें क्लियर होंगी. अब हम अपना नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसकी देखते हैं, आयनिक रेडियाई की, कि इनका ट्रेंड कैसा है. जैसे हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई के केस में पढ़ा था, तो यहाँ पे हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप वाइज जो है वो आयनिक रेडियाई का ट्रेंड कैसा है. तो यहाँ लिखते हैं कि दी सिमिलर चार्ज आयन इंक्रीज इन साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, whereas within a period isoelectronic positive ions show a decrease in the ionic radius from left to right because of the increasing nuclear charge.
तो सबसे पहले तो आपको ये बताना मकसूद है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आपको पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, आइसो का मतलब होता है हमेशा सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से मुराद क्या होगा कि ऐसी स्पीशीज़ जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होंगे। तो आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो मैंने ली है, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको कंसेप्ट डिलीवर करने के लिए जो है वो बता रही हूँ। तो आप बेशक इसको तैयार मत करें लेकिन आप इसको फोकस करके अंडरस्टैंड ज़रूर करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने जो है वो एक एलिमेंट दिखाया गया है सल्फ़र का, कि इसने जो है वो -2 चार्ज गेन किया हुआ है, क्लोरीन ने जो है वो -1 चार्ज गेन किया हुआ है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 3p5 जो है ये होगा, और S-2 के केस में क्या होगा, S-2 के केस में बच्चों क्या होगा कि ये 3s2 3p4 होगा। ये उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी दिखा रहे हैं जब इन्होंने आइंस नहीं बनाए, जब ये इनके किस स्टेट में मौजूद है, पेरेंट एटम के स्टेट में मौजूद है। आपने अभी देखा कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फ़र जो है वो 6 ग्रुप का मेंबर है। तो जितने भी जो ग्रुप नंबर होता है वो उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। तो सल्फ़र के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इट मीन सल्फ़र के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बातें तो उस वक्त थी जब इनके आइंस नहीं बने। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आइंस, यानी व्हेन सल्फर विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल गेट 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन एंड sulfur will be converted into sulfide ion. So all these two ions have same electronic configuration that both of them will carry 8 electron in its outermost shell. तो all these species यानी जो रिमेनिंग स्पीशीज़ हैं इन सब के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो वो तमाम स्पीशीज़ जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम हो जाती है तो इनको बच्चों हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि अब ये जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया ये आपकी बुक में नहीं है, बाकी सारी वर्डिंग एज इट इज़ आपकी बुक में है। तो ये आपको बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक से मुराद क्या है कि इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होती है। तो इस बात को आपको यहाँ से तो मैंने एग्जाम्पल दी है। अब यहाँ पे आयनिक रेडियाई का ट्रेंड आपकी बुक में डिस्कस ये किया गया कि अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है कि अगर हम ग्रुप लें और ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आए यानी फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्रांसियम आए, तो टॉप टू बॉटम आने पर आपने पढ़ा था कि हर स्टेप पे जो है वो नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने की वजह से इनका जो साइज़ होता है आइंस की फॉर्मेशन में, जैसे लिथियम आइन है, सोडियम आइन है, पोटाशियम आइन है, रुबीडियम आइन है, ये सारे आइंस का साइज़ भी इंक्रीज़ होता चला जाता है क्योंकि इन सब के अंदर जो है वो चार्ज जो है वो +1 है। लेकिन अगर आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये आपका पीरियड नंबर 2 है, ये आपका पीरियड नंबर 3 है, तो कहते हैं कि अगर आप पीरियड की जानिब मूव करें तो पीरियड में आपने पहले भी ट्रेंड देखा था कि एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना पीरियड विल बी डिक्रीजेज। बट व्हाट हैपन विद द केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, तो हमने अभी पढ़ा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो इनकी अगर आइंस बनाएं, जैसे सोडियम है इसका आइन बनेगा सोडियम आइन यानी Na+1, मैग्नीशियम का क्या आइन बनेगा बच्चों, Mg+2, एल्यूमिनियम का क्या आइन बनेगा, Al+3। तो सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। ठीक है, जब इनकी आइंस बन जाएंगे तो आपने करना क्या है, आपने इनकी वैलेंसी को रिकॉल करना है कि इनकी वैलेंसी सोडियम की +1 है, मैग्नीशियम की +2 है, एल्यूमिनियम की +3 है। तो अगर +3 का मतलब क्या है कि फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, आइंस बनने के बाद इन तमाम एलिमेंट में 1 बाय 1 करके आपने चेक करना है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाएंगे, 11 में से आप 1 माइनस करें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 2 है बट इसका ग्रुप नंबर 2 है, तो इसकी वैलेंसी अगर +2 है तो 12 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, आल्सो 10।
इसी तरह एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो जब ये एल्यूमिनियम +3 आयन में कन्वर्ट होगा तो बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन 13 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे इट विल आल्सो कैरी 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सेम, बट what happened with their number of protons? Number of protons will remain same. It means nuclear charge atomic number will increase from left to right in a period. As a result, the isoelectronic species will carry a more sharply decrease in their atomic radii. कि इनका atomic radius ज़्यादा तेज़ी से कम होगा as compared to their parent atom. रीज़न क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, अब यहाँ नोट करें, प्रोटॉन कितने हैं 13, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, तो 13 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉनों को इतना स्ट्रांगली अपने अंदर की जानिब फोर्स लगाएंगे कि इसका साइज़ बहुत ही छोटा हो जाएगा इन तीनों में। सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचना है, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचना है, एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर की जानिब खींचना है। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा साइज़ के अंदर डिक्रीज़ किस में आएगा, एल्यूमिनियम में आएगा। रीज़न क्या है कि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, बट इनका न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर वो ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा स्ट्रांगली अपने अंदर की जानिब खींचेंगे। एज ए रिज़ल्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा शार्पली डिक्रीज आता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन है इट शो आर डिक्रीज इन आयनिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये चीज़ें उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी और यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि जो पॉजिटिव आयन होंगे जिनके अंदर मोर प्रोटॉन्स होंगे दैट हैव मोर प्रोटॉन वुड बी स्मॉलर साइज, यानी मोर प्रोटॉन का मतलब ये होगा कि इट वुड पुल, यानी वो खींचेंगे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को क्लोजर अपनी जानिब। तो यही बात ये दिखा रहे हैं कि ये देखें सोडियम का ये साइज़ होगा, मैग्नीशियम का ये साइज़ होगा और एल्यूमिनियम का साइज़ इससे भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हमने आगे मूव करना है। हमारा आयनिक रेडियाई है अल्कली मेटल्स का और हेलोजेंस का। तो आपकी बुक में ये छोटी सी मिस्टेक हो अगर तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे उन्होंने वर्ड लिखा होगा अल्कली मेटल्स का, तो इसकी करेक्शन करके यहाँ पे आप लोगों ने हेलोजेंस डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप में आपने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो आयोडीन का जो है वो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, देन फ्लोराइड का, और ये इनके एटम का जो है वो ग्राफ है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर हम अल्कली मेटल्स की जानिब आएँ तो अल्कली मेटल्स में ये एटम्स हैं। तो अल्कली मेटल में भी टॉप टू बॉटम जो है वो क्या होता है, एटम का साइज़ जो है वो बढ़ता है और आयंस के साथ भी इनका यही ट्रेंड होगा। ठीक है, अब हम जो है बच्चों आप अगर चाहें तो यहाँ तक अपना टॉपिक आज का स्किप करके थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और फिर जो है वो आप आयनाइजेशन एनर्जी को अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग में कि शायद ये ना फील होना लग जाए कि जी हम बर्डनाइज हो गए हैं, हम थक गए हैं, अब हमें थोड़ी ब्रेक चाहिए। तो आप बेशक वीडियो को स्टॉप करें, थोड़ी ब्रेक लें 10-15 मिनट की, या जब भी आप लोग अगर कल लेना चाहते हैं लेक्चर तो कल ले लें रिमेनिंग। तो मेरी तरफ से ये पूरा लेक्चर जो है वो आपका इकट्ठा अपलोड हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पे जो है वो आप इस वीडियो को जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों को एक और चीज़ यही डिस्कस करनी है कि बच्चों मेरा जो वीडियोस बनाने का मकसद या यूट्यूब चैनल पे डालने का जो पर्पस है वो ये है कि मोस्टली ऐसे स्टूडेंट जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जो नीडी स्टूडेंट हों या आपको लगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स में, या सिर्फ नीडी नहीं बल्कि वो तमाम बच्चे जिनको कभी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन जो है वो रह जाए या उनका कंसेप्ट किसी चीज़ से रिलेटेड सही से क्लियर ना हुआ हो, तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कि आप लोगों को मेरे वीडियोस देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी और आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से A to Z जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके जो भाई हैं या अगर आपके कज़न्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, तो या वो तमाम लोग जो कि नीडी हैं, आप उनको भी मेरे चैनल का लिंक सेंड कर सकते हैं। मुझे इस हवाले से कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो इसको देखेंगे तो
मैक्सिमम लोगों का भला हो जाएगा, और इससे जो है वो मेरा पर्पस ही सवाब और नेकी है, और मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग जो हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो इस चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं, और उन्हें ये रिकमेंड कर सकते हैं कि वो भी सब्सक्राइब कर लें बेशक। तो मैक्सिमम लोगों को जो है वो चैनल का लिंक मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे, और इस तरह से हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री जो है वो बोर और टफ़ ना लगती हो तो। अच्छा चलें, खैर हम जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस डायग्राम की तरफ देखें। ये आपके सामने मैंने एक एटम बनाया है लिथियम का, और इसके बाद जो है वो इसका आयन फॉर्म किया है। तो एनर्जी लफ्ज़ क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों होती क्या है कि कोई भी एटम हो उसका आपने क्या लेना है? हमेशा वैलेंस शेल लेना है। ठीक है, इस वैलेंस शेल को हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलते हैं इसको हम? आउटर मोस्ट शेल, या फिर क्या कहते हैं इसको? वैलेंस शेल। ये दोनों इसी के नाम है। एक होंगे इनर शेल, एक होगा आउटर मोस्ट शेल। तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को हम फर्स्ट कहाँ से रिमूव करते हैं? उनके आउटर मोस्ट शेल से। कि अगर आपने किसी भी चीज़ को उसके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है, तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए आपका पहला स्टेप या पहला जो टास्क है वो क्या होगा कि आप जो है वो उसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को फोकस करेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए कि एटम को आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से डिस्कस करते वक्त, यानी अगर आपने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो पहले आपने एटम को किस स्टेट में लेकर आना है? गैसियस स्टेट में लेकर आना है, और उसके बाद आपने उसको आइसोलेट करना है। तो जो हमारे स्टूडेंट जब डेफिनेशन बनाते हैं तो ये दो वर्ड छोड़ देते हैं, कौन कौन सा? आइसोलेटेड का, और साथ कौन सा वर्ड है? गैसियस का। तो बच्चों कोशिश ये करें कि अगर आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन आपने बुकिश वर्डिंग की एज इट इज़ याद करनी है, यानी उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, जब आप कंसेप्ट डिलीवर करें, आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने पर आ गए अगर, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को अपनी वर्डिंग में, उस आंसर को अपनी वर्डिंग में जो है वो लिखें। इससे आपका अपना माइंड यूज़ होगा, इससे आपका कंसेप्ट यूटिलाइज होगा, आपके माइंड में जो उस टॉपिक से रेलिवेंट जो पिक्चर है वो आप एज इट इज़, आपका जो पेन है वो उसको पेपर पर उतारता चला जाएगा, और इससे हमें ये लगेगा कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है उस टॉपिक की। तो बुक पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक स्टडी करें। आप नेट पे और भी मटेरियल दे सकते हैं किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट, लेकिन उससे ये होता है कि आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आपको कंसेप्ट मिल जाता है, आपकी इन्हांस होने से आपके अंदर लिखने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत और ड्रा करने की सलाहियत जो है वो बढ़ती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला अभी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि किसी भी एलिमेंट की, ये वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। कि पहली बात ये कि एलिमेंट को एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना चाहिए, यानी वो एलिमेंट जो है वो अपने जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ही जो उसकी स्टेट है उसी में ही रहे। उसके बाद अगर किसी दो एलिमेंट ने, जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन है, दो एलिमेंट ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उनको पहले आप अलग कर लें और उनको गैसियस स्टेट में लेकर आएँ। ये सारे स्टेप करने के बाद फिर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस एटम में से, यानी इस एटम, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस की गिरफ्त में है, ऐसे तो नहीं है कि ये बिल्कुल आज़ादाना घूम फिर रहा है। तो चूँकि इसमें 3 ही प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी इसको देंगे तब जाके ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिथियम पॉजिटिव आयन में। तो हम ये कहते हैं कि द ionization energy of an element is the minimum amount of energy which is required to remove an electron from its isolated gaseous atom in its ground state। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी लिथियम की, आपकी बुक में जो है एग्जांपल सोडियम की है। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल है आपने वो तैयार करनी है, वो जस्ट डायाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको पिक्चर क्लियर करने के लिए जो है वो रिप्रेजेंट की गई थी। ठीक है, तो यहाँ देखें हमने क्या बोला कि अगर सोडियम होगा तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद इस पर चार्ज किया जाएगा +1, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी होगी बच्चों? 496 किलो जूल पर मोल।
इसी तरह जो है अगर हम, ये तो उस एलिमेंट की बात है कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता हो, लेकिन आपने पढ़ा था कि मैग्नीशियम में पॉसिबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉनों की है। तो वो एलिमेंट जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें टेंडेंसी होती है अपने अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करने की, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो मैग्नीशियम के अंदर अगर आप 1 बाय 1 करके रिमूव करते हैं, तो जब आप इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू तो 738 होगी, लेकिन जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है मेरा, क्योंकि आप लोग तो क्वेश्चन करते नहीं हैं, तो मैंने सोचा चले मैं ही आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि आप लोगों ने बताना ये है कि ये तो था मैग्नीशियम का की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दैट इज़ 738 किलो जॉल पर मोल, और ये है मैग्नीशियम का दूसरा, इसको हम बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाई दी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम, कि क्यों जो है वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में। तो आपने इसका आंसर मर्ज करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखूँगी कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वीडियो को पूरा फुल सुनते हैं। अब पता है क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ वीडियो का लिंक ओपन करते हैं, बस कमेंट सेक्शन में जाते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं और घर बस। तो ऐसा नहीं करना बच्चों, इसमें भला आपका है, हमें तो ऑलरेडी ये चीज़ें आती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जब तक आप इन चीज़ों को लर्न नहीं करोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बोला कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने में आपको मदद मिल जाएगी कि किस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, क्या इसका एटॉमिक नंबर है। ये सारी चीज़ें मैंने एक दफ़ा सोडियम के लिए पीछे डिस्कस की हैं, तो आपको मैग्नीशियम के लिए भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने आना है उन फैक्टर्स की तरफ जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। यानी हमने क्या ये देखना है कि जो हमारे पास पहले जो था कि आयनाइजेशन एनर्जी में बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। पर्पस क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, किस में से, किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम में से, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी वहाँ पर क्या हो रही है, देनी पड़ रही है। अगर तो बच्चों ये एटम बहुत ही स्मॉल हो, स्मॉल से मुराद क्या है, इसमें न्यूक्लियस की ग्रिप्स बहुत स्ट्रांग है, यानी न्यूक्लियस जो है उसने इस इलेक्ट्रॉन को बड़ा टाइटली अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, मुश्किल होगा? ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इट मीन अगर तो आपने निकालना ही है, हर सूरत में निकालना है, तो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एनर्जी ज़्यादा देनी होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2 लोग हैं, उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है आपस में, और कोई थर्ड पर्सन है जिसको उनसे जेलसी फील हो रही है, तो वो क्या करेगा, अगर तो उनकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो उस थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आएगा। तो अगर उसने उनकी दोस्ती को तोड़ना है तो उसको साजिशें ज़्यादा करनी होगी, उसको ऐसे हालात और सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट करने होंगे कि उनकी फ्रेंडशिप जो है वो आसानी से ख़त्म हो जाए, तो उसको अपनी तरफ से मेहनत और एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर 2 लोग आपस में पहले ही लड़ते रहते हैं, उनमें आपस में मिसकंसेप्शन है, बदगुमानी है, वो बहुत ही ज़्यादा है, ऑलरेडी है, तो उससे क्या होगा, उनको जिस तरह यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को, अगर किसी एटम का साइज़ बड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए आसान है। इसी तरह 2 लोगों में ताल्लुकात, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उनकी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, तो कोई थोड़ी सी हल्की सी बस 1-2 सेकंड की बात करेगा और उनका रिलेशन ख़त्म। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि छोटे साइज़ के एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा आसान होता है, बड़े साइज़ के एटम में से छोटे साइज़ के एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है। इट मीन वहाँ पे हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, हमें वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई एटम कंपैरेटिवली बड़े साइज़ का है और उसमें से आपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो इट मीन आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमने वो देखने हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ न्यूक्लियर चार्ज से मुराद क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं उनकी मिकदार कितनी है, उनकी वैल्यू कितनी है, वो कितने मौजूद हैं, तो वो जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। अगर किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि एटम का साइज श्रिंक होगा, वहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के होल्ड में रहेंगे। इट मीन उनके इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकंड फैक्टर क्या है जी? साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज जितना बड़ा, इलेक्ट्रॉनों को निकालना उतना आसान। इट मीन आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम। अगर एटम का साइज छोटा होगा, जैसे हम देखा कि अगर हम ट्रेंड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो जाता है। तो जब लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज डिक्रीज होगा तो छोटे साइज के एटम में न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा होता है। इट मीन वो न्यूक्लियस की ग्रिड्स में ज़्यादा होते हैं। उनके अंदर जिस तरह एक पेरेंट्स का होल्ड, अगर उनकी औलाद उनके कंट्रोल में हो, अगर पेरेंट्स जो हैं वो 24/7 अपने बच्चों को मुसलसल अपनी निगरानी में रखते हैं, उनके ऊपर अपना होल्ड रखते हैं, तो उनके बच्चे बिगाड़ उनमें पैदा नहीं होता। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो ऐसे बच्चे जल्दी बिगड़ जाते हैं। तो वो एटम जिनका साइज स्मॉल होगा तो उन पर उनके पेरेंट्स का होल्ड, यानी पेरेंट्स से मुराद यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका होल्ड ज़्यादा होगा। तो उसके इलेक्ट्रॉन को अगर आपने बाहर निकालना है, उसको आपने गुमराह करना है, तो आपको वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी होगी। तो एटम का साइज़ जो है अगर स्मॉल होगा तो इट मीन आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एटम का साइज़ कंपैरेटिवली ग्रेटर होगा तो एटम का साइज़ बढ़ने से न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का फासला जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों तक बढ़ जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी ग्रिड्स में नहीं रहते, उनको निकालना आसान हो जाता है और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो थर्ड वन जो है वो है आपका शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट का बच्चों सेकंड नेम क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आपको ये दोनों नेम्स जो हैं वो पता होने चाहिए कि इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं और साथ हम इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो पहले आप इस वाली डेफिनेशन को लर्न करें, आप लोगों के पेपर में आएगी तो वो आपको बताऊंगी, ये आपकी बुक की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जी जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है? आपके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट शेल से नीचे क्या है? आपका ये इनर शेल है। अगर फॉर एग्जांपल इस एटम में 7 शेल होते तो इसमें ढेर सारे जो है वो इनर शेल्स मौजूद होते और उन सब में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते? एग्जिस्ट करते। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस का बच्चों फंक्शन ये होता है, मेन जो हम रोल यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को कितना कंट्रोल करके रखा है। अगेन सुन लें, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? कि न्यूक्लियस का फंक्शन ये होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखना। ठीक है, तो आपने अभी ये देखा कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस में जी क्या है? एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर कैसे आता है? कि प्रोटॉन से आता है, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका फंक्शन क्या है? टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एज वेल एज इन द इनर शेल। तो न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींचेगा और इनर शेल के इलेक्ट्रॉनों को भी खींचेगा। लेकिन हमने फाइनली ये बात की कि न्यूक्लियस का हमने ओवरऑल होल्ड किसके हवाले से देखना है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों के हवाले से देखना है। तो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन क्रिएट करेंगे विद इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करेगा इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, अब आप लोगों ने ये बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है अच्छे से। आप जैसे यहाँ आए, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके बाद ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है।
न्यूक्लियस ने किस पर होल्ड लगाना है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर लगाना है। तो अगर इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ये क्या है आपके इनर शेल्स हैं, अगर इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इट मीन इनकी रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगी। ये आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर जो बेचारा प्रोटॉन है वो तो हो जाएगा परेशान कि मैं क्या करूं, मैं आया इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करूं या इनर शेल की रिपल्शन को कंट्रोल करूं, क्योंकि कोई तो चीज़ ऐसी हो कि जो कि इनको कंट्रोल करके रखे, तभी तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो ये स्टे करते हैं इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में। तो ये बिल्कुल ऐसे है, आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे अंडरस्टैंड कर लें कि अगर जो है किसी पेरेंट्स के नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ज़्यादा हों तो वो ज़्यादा तंग करेंगे, ज़्यादा परेशानी का बायस बनेंगे। तो पेरेंट्स का फोकस इन बच्चों को जो ज़्यादा शरारती है इनको कंट्रोल करने पे लग जाएगा। तो अगर कोई एक जो है वो बेचारा मासूम है तो वो इनकी ग्रिड से फिर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो फिर इनको डील कर रहे हैं, ये इसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे। एज ए रिज़ल्ट कोई ना कोई एक या दो ऐसा होगा जो इनकी ग्रिड से या इनके कंट्रोल से जो है वो बाहर निकल जाएगा, यानी इनको जो है वो प्रॉब्लमेटिक जो है वो इनके लिए बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी रिपल्शन को फिर कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस ने क्या कर दिया, एक कवर का काम कर दिया, एक पर्दे का काम कर दिया, क्योंकि इनकी रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि न्यूक्लियस ने अपनी सारी की सारी अट्रैक्शन कहाँ लगा दी, इन इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन को कंट्रोल करने पे। तो जब इनकी रिपल्शन को कंट्रोल करने पे लगा दी तो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर होनी चाहिए थी वो बाकी नहीं रहेगी, उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि डिक्रीज हो जाती है अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इन एनी एटम, कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स है अगर उसमें कमी वाक़या हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और कमी क्यों आ जाए, क्योंकि ये जो बेचारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने बना दिया है मसला, इन्होंने कर ली है रिपल्शन, और न्यूक्लियस का सारा होल्ड इन इनर शेल के इलेक्ट्रॉनों की रिपल्शन को ओवरकम करने पर लग गया है। एज ए रिज़ल्ट ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से ये इसकी ग्रिड से बाहर निकल जाएगा और इस एटम का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। तो इसको यहाँ देखें, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम, कि अगर किसी एटम का साइज बढ़ता है तो उसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज हो जाएंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखें ये तो हमारे पास टोटल 3 शेल्स थे, फ़र्ज़ करें अगर इसमें 4 शेल्स होते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं, जो ज़्यादा रिपल्शन करते हैं, तो रिपल्शन बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट किन एलिमेंट्स का बढ़ता है, जिनका साइज़ ग्रेटर होता है। तो वो एटम जिनका साइज़ ग्रेटर होगा उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ शेल्स के बढ़ने से इनकी रिपल्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा नहीं रह पाता, उसके अंदर कमी आ जाती है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि एटम का साइज़ बढ़ने से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ते हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में नेट अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों पर डिक्रीज़ हो जाती है, तो एटम का साइज़ बढ़ जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट के अंदर से अगर एटम का साइज़ बढ़ जाए और ये न्यूक्लियस के कंट्रोल में ही नहीं है तो ये क्या हुआ, इसको आज़ाद करना आसान हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई एटम जिसका साइज़ बड़ा होगा उनमें नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ शेल्स के बढ़ने से उनकी रिपल्शन जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएंगी, ये स्क्रीन का या पर्दे का काम करेंगी। पर्दे से मुराद क्या है कि वो बचा लेंगी इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की होल्ड से। एज ए रिज़ल्ट जब इसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगी, ये इस किसी न्यूक्लियस के इतने ज़्यादा अंडर में ही नहीं रहेगा, तो इस एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। और आप जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को आपने रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए एटम का साइज़ बढ़ने से न्यूक्लियस के वो कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी।
अब ये है वो डेफिनेशन जो आपकी बुक में है, ये आप लोगों ने प्रॉपर तैयार करनी है। अगर डेफिनेशन पेपर में आती है कि डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट या व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, तो आप ये बताएंगे कि शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली द रिपल्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। इन बिटवीन द न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के दरमियान में जितने शेल्स आ रहे हैं और उनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इनकी वजह से जो रिपल्शन हो रही है उसको, और जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द रिपल्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा शील्डिंग इफेक्ट का। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है as the size of atom increases due to the addition of an extra shell successively का मतलब होता है साथ साथ, यानी हर स्टेप पे साथ साथ, in each period and hence more number of electrons जो हैं वो क्या करते हैं, शील्ड्स कर लेते हैं न्यूक्लियस को। तो ये चीज़ें अभी आपको समझ आ जाती हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रुप के अंदर जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है वो स्टडी करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है वो स्टडी करते वक्त हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम ग्रुप में नीचे की जानिब आते हैं, तो नीचे की जानिब आने से क्या होता था, इसलिए आपको कह रही थी कि आयनाइजेशन एनर्जी को जब भी आप लोगों ने पढ़ना है तो आपको एटॉमिक रेडियस के टॉपिक पे ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपको एटॉमिक रेडियस के टॉपिक पे ग्रिप नहीं होगी तो आपको ये टॉपिक जो है वो सही से क्लियर या अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको इस टॉपिक की नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों ने इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से पहले जो है वो एटॉमिक रेडियस को आपको होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है वो बढ़ता है। तो हमने ये देखा कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और साइज़ ऑफ द एटम और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा कि जब किसी एलिमेंट का साइज़ बढ़ जाता है तो साइज़ बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों के दरमियान में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। न्यूक्लियस की ग्रिप आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर नहीं रह पाती। एज ए रिज़ल्ट उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, अगर कोई चीज़ आसानी से निकल जाती है तो इट मीन हमें उसको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम देनी पड़ेगी। यही वजह है अल्कली मेटल में इलेक्ट्रॉनों को निकालना सीजियम से आसान है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। तो ये बात हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, एटम का साइज़ बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, यानी वो न्यूक्लियस साथ ज़्यादा टाइटली जुड़े हुए नहीं होते, तो कम एनर्जी चाहिए उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। इस तरह से ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू टॉप टू बॉटम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ देखें, ये आपके सामने मैंने फर्स्ट ग्रुप जो है वो लिखा है, दैट इज़ हाइड्रोजन टू रुबीडियम तक। तो हाइड्रोजन में आपने देखा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल है और एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में 3 हैं, पोटाशियम में 4 हैं, रुबीडियम में 5 हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं रुबीडियम को कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगानी है, ठीक है। तो इनके दरमियान में हर स्टेप पर एक एक स्टेप, यानी ये चूँकि एक एक पीरियड में आ रहे हैं, हर पीरियड में आने से इनमें नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो सक्सेसिवली ऐड होते चले जा रहे हैं। तो इनमें रिपल्शंस भी बढ़ जाएंगी और फासला भी बढ़ जाएगा, यानी न्यूक्लियस का फासला आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर 5वें शेल पे आ रहा है, पोटाशियम में 4थे शेल पे आ रहा है, सोडियम में 3rd में आ रहा है, लिथियम में सिर्फ 2 शेल्स पे आ रहा है। तो हम ये कहते हैं कि एक तो सक्सेसिवली शेल ऐड होने से न्यूक्लियस का डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों तक बढ़ जाता है। सेकंड चीज़ ये कि न्यूक्लियर की ग्रिप जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनकी डिक्रीज़ हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, रिपल्शन जो है वो बढ़ रही है। तो रिपल्शन बढ़ने से न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों पर उस तरह से नहीं रह पाता। एज ए रिज़ल्ट उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। और रुबीडियम में यही वजह है, कम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू चाहिए, यानी इसको Rb+1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू लिथियम के, क्योंकि लिथियम में जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ इसलिए रही है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो कम है, वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों पर बहुत ज़्यादा होता है। एज ए रिज़ल्ट वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए ज़्यादा टफ हो जाता है। तो यही हम इसका ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का, कि अगर आप टॉप टू बॉटम आए तो सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, जबकि लिथियम की जो है वो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक आपको ग्रुप के हवाले से क्लियर हो गया होगा।
अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं पीरियड को, कि पीरियड में किस तरह से जो है वो वेरिएशंस आती हैं। तो हमने ये देखा कि पीरियड के अंदर सबसे पहले हम पीरियड देख लेते हैं कि ये हमारे पास पीरियड नंबर सेकंड है। पीरियड नंबर सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है। तो आपने ये पढ़ा था कि जब आप एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट आने पर एटम का साइज़ बच्चों क्या हो जाता है, यानी ये लेफ़्ट है साइड इसकी और ये क्या है इसकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट टू राइट आने पर एटम का साइज़ डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है? क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए बच्चों, इनके अंदर शेल सेम ही रहेंगे, यानी इस पूरे पीरियड नंबर 2 में टोटल शेल्स कितने हैं, 2 ही हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इन केस ऑफ फ्लोरीन के अंदर प्रोटॉन भी 9, इलेक्ट्रॉन्स भी 9। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ बोरोन 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप जानते हैं कि ये ज़्यादा चीज़ का फिनोमिना है कि ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा टाइटली जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये मैं हालांकि क्वेश्चन भी कल जो है वो किसी बच्ची ने किया था कि मिस ओवरऑल इफेक्ट तो ज़ीरो होगा, तो फिर क्यों हम कह रहे हैं कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट आने पर जो है वो एटम का साइज श्रिंक कर जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हमने शेल को भी देखना होता है कि पूरे पीरियड के अंदर, एक पीरियड में रहते हुए इन तमाम एलिमेंट के अंदर टोटल शेल्स कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। तो फासला तो उतना ही है, यानी न्यूक्लियस ने होल्ड लगाना है आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पे, लेकिन ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब ज़्यादा खींचेंगे। जैसे आप ये बात करें कि अगर कोई एक रस्सी पे 10 लोग एक साइड पे और 10 लोग दूसरी साइड पे हैं, तो रस्सी के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट या जो ओवरऑल फोर्स है वो तो ज़्यादा लगी ना, एज़ कम्पेयर टू अगर एक एक लोग या दो लोग जो हैं वो रस्सी के दोनों साइड्स पर खड़े हुए हों। तो यही बात है कि ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर की जानिब खींचेंगे। एज ए रिज़ल्ट फ्लोरीन का साइज़ जो है वो श्रिंक कर जाएगा फ्रॉम लिथियम से। तो जब किसी एटम का साइज़ श्रिंक कर जाए, यानी वो न्यूक्लियस की होल्ड में ज़्यादा है, तो इट मीन वो इतना टाइटली जुड़ा हुआ है कि फ्लोरीन में से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। एज ए रिज़ल्ट इसका जो साइज़ है, चूँकि वो श्रिंक है, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो इसको देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि अगर कोई एटम लेफ़्ट टू राइट अगर हम आ रहे हैं किसी पीरियड में, तो उनका साइज़ क्या होगा, स्मॉलर होगा, उन पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होंगे और उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड है तो उनको निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो बाय मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड द आउटर शेल रिमेन द सेम, यानी यही बात आपको बताई कि इन सब के अंदर शेल्स तो सेम ही हैं, यानी टोटल शेल्स कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे, ठीक है। शेल्स तो सेम ही हैं, लेकिन उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो हर स्टेप पर इफेक्टिवली बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस की ग्रिड्स में ज़्यादा है और इन इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करना हमारे लिए टफ है। यही वजह है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही आपको बताया है कि इनका ट्रेंड, आप इनकी वैल्यूज़ भी देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट आने पर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि अगर आप किसी पीरियड में आते हैं तो पीरियड में आने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते हैं, उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उनका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो जाते हैं और ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनको रिमूव करने के लिए। तो ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कहा कि चूँकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन इनका शील्डिंग इफेक्ट, अच्छा शील्डिंग इफेक्ट को याद रखिएगा, वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट विद इन अ पीरियड सेम रहता है। क्यों? एक तो इसका आंसर भी आप करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्यों पीरियड में सेम रहेगा और शील्डिंग इफेक्ट क्यों टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा। मैं अगर आपने ये मेरा लेक्चर बहुत ध्यान से सुना है तो आपको इन दोनों के आंसर इसी वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिलते तो आप लोगों ने इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है कि शील्डिंग इफेक्ट, वाई शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप बट इट विल रिमेन सेम विद इन अ पीरियड, ठीक है। तो इसकी हिंट आपको मैं दे दूं, इसके हिंट जो है वो शेल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इनर्ट गैसेज से मुराद आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि इनर्ट गैसेज से मुराद ग्रुप नंबर 8 है, जिसको आप
ज़ीरो ग्रुप या नोबल गैसेस का ग्रुप कहते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीट है तो उनके इलेक्ट्रॉनों को निकालना और भी टफ होगा, और यही वजह है कि आप ग्राफ में इनकी वैल्यूज़ को जो है वो हैलोजेंस की, पीरियड नंबर 2 की, और ये जो आपके पास ग्रुप नंबर 8 है या जो इनर्ट गैसेज है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको मैंने ये बताया था कि आपको मैं हर वीडियो में जो है वो एक ट्रिक बताया करूँगी ग्रुप के हवाले से। ये आपके पास बच्चों ग्रुप नंबर 4 है, दैट इज़ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इसकी ट्रिक क्या है, सस्सी गई सिंध पंजाब। तो सस्सी से मुराद क्या होगा, सस्सी में सी और एस आई इकट्ठे आ जाएंगे, गई में जी ई आ जाएगा, सिंध में एस एन और पंजाब में पी बी। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है, तो ये इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लेक्चर के एंड पे जो है वो मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की और क्या क्या हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ था दो टॉपिक से, दैट इज़ वन थिंग इज़ आयनिक रेडियाई एंड अदर इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनिक रेडियाई के अंदर हमने देखा कि आयनिक रेडियाई होते क्या हैं, आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, और फिर उसके बाद हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस को देखा, उनका हमने ट्रेंड देखा कि आया आयनिक रेडियाई जो है इनका पीरियड में और ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा, रीजंस क्या होती हैं कि किस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, और इनका बिहेवियर ग्रुप और पीरियड में कैसे था। ये आज के लेक्चर में हमने बहुत डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया। उसके बाद हम आए आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ, उसमें हमने सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन देखने के बाद हमने 3 फैक्टर्स जो हैं वो स्टडी किए कि साइज़ ऑफ एटम, मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, और 1 बाय 1 करके हमने इन तीनों को जो है वो बहुत डिटेल से जो है वो स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है वो ग्रुप में भी पढ़ा, और फिर उसके बाद पीरियड में भी हमने इसको बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस किया। अगर बच्चों आज के लेक्चर से रेलिवेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी इशू आ रहा है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, जस्ट बच्चों कमेंट सेक्शन में ही आके कीजिएगा। आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करते, तो क्वेश्चंस किया करें। क्वेश्चन करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती है, और इससे मुझे भी आइडिया होता है कि आया आप लोगों ने कितना लेक्चर को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस किए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करने हैं, ठीक है। और इसके बाद आप इसके अलावा कोई भी रेलिवेंट चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर पूछें, और आज की अटेंडेंस जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लगा दीजिएगा, और यही अटेंडेंस जो है वो मैं आपकी 2 टाइम्स के लिए जो है वो कंसिडर कर लूँगी, आज और कल की। तो आज जो है अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अब आप लोगों को इसके हवाले से कुछ भी डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।